Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about cell. It is the unit of life, means unit of every living organisms. तो ये जो सेल है ये है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट. तो देखिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, तो हम ब्रिक्स को बोल सकते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग. उस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो, चाहे वो वन सेल बैक्टीरिया हो या फिर दुनिया का लार्जेस्ट मामल ब्लू व्हेल हो. ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल को जॉइन करके बनता है. जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल जॉइंट होके बनता है. इसलिए सेल को बोला जाता है द स्ट्रक्चरल यूनिट और द बिल्डिंग यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं. तो यूनिसेल्यूलर मतलब यूनिसेल्यूलर. ओके, तो यूनी का मतलब होता है वन, तो वन सेल. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म का जो फुल बॉडी है वो एक ही सेल से बना है, मतलब उसका जो होल बॉडी है वो एक ही सेल से बना है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हो गया ऑल बैक्टीरियाज, देन प्रोटोजोआ, एमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हो गए हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब मोर देन वन होंगे, उन्हें बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हो गए हम. तो जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेकेड आई में, ओपन आई से देख सकते हैं, मतलब ये प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब हो गए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी मतलब मोर देन वन. ओके, तो अगर हम देखिए, हम सेल को देख नहीं सकते अपनी आँखों से, तो नॉर्मल आई से तो देख नहीं सकते. तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेल का स्टडी है, या फिर हमें पता कब चला कि सेल नाम का भी कोई चीज़ होता है. क्योंकि अगर हम अपनी ओपन आई में अपने हाथ, पैर या फेस किसी में देखें तो सेल हमें दिखाई नहीं देता. तो पहले हम देखते हैं जो सेल का बैकग्राउंड है, मतलब जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सेल का जो स्टडी है वो शुरू कहाँ से हुआ. ओके, तो सेल का जो स्टडी है वो स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1665 बाय रॉबर्ट हुक. ये एक ब्रिटिश और इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, अब उनका एक माइक्रोस्कोप था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था. सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया, प्लांट का जो कॉर्क होता है, मतलब उसके जो स्टेम में जो ड्राई पार्ट होता है, प्लांट कॉर्क, प्लांट का कॉर्क, CORK. हाँ, प्लांट कॉर्क याद रखिए, क्योंकि ये जो प्लांट कॉर्क है वो एग्जाम में भी आता है. विच सेल और विच पार्ट वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. तो आप याद रख लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप में प्लांट का जो कॉर्क सेल होता है, प्लांट कॉर्क को ऑब्जर्व किया था. तो जब उन्होंने प्लांट कॉर्क को ऑब्जर्व किया यूजिंग ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट कॉर्क है वो एक हनी कम जैसे दिख रहा है. हनी कम मतलब जो मधुमक्खी का जो घर होता है, मतलब रफली लाइक दिस. ओके, तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो छोटे छोटे बॉक्स मतलब वो ओपन बॉक्सेस थे, और ये जो ओपन बॉक्सेस थे इनका नाम उन्होंने रखा सेल. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है
जो टर्म सेल है, सेल जो टर्म है वो किसने रखा था? हु कॉइन्ड द टर्म सेल? जो टर्म की हम आज तक यूज़ कर रहे हैं वो टर्म भी रॉबर्ट हुक ने ही रखा था। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट का एक ड्राई पार्ट ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए वो जो बॉक्सेस थे वो उन्हें ओपन दिखे, मतलब ये है डेड सेल्स। ओके, तो हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द डेड सेल्स एंड लिविंग सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था वो एक डेड सेल था, इसलिए ये जो बॉक्सेस उन्हें दिखे वो ओपन दिखे, उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर हम लिविंग सेल में देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ओके, और उनका जो लोकल लैंग्वेज था, उनका जो लैंग्वेज था, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी उन्हें स्मॉल रूम टाइप का दिखा, इसलिए उन्होंने ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल बॉक्स है, इसका नाम रख दिया उन्होंने सेल। ओके, तो यहाँ से हम एक नए साइंस की तरफ मुड़ते हैं जिसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। ओके, देन और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और सिंपली हम उनको A.V. लीवेनहॉक बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक गंदा सा पॉन्ड, मतलब एक डर्टी पॉन्ड का वाटर जो है, डर्टी पॉन्ड वाटर को उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने डर्टी पॉन्ड के वाटर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उस माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये थे बैक्टीरियल सेल। जो A.V. लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था वो था एक बैक्टीरियल सेल, और वो बैक्टीरियल सेल जो था वो मूव कर रहा था। तो ये दुनिया का फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, ये जो क्रेडिट है वो जाता है रॉबर्ट हुक को, बट डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल ये जाता है A.V. लीवेनहॉक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। उसके बाद बहुत सारे स्टडीज़ हुए सेल के ऊपर, एंड जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो है द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखिए अगर हम सेल को लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, ओके, अगर हम सेल को लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सेल के कुछ पार्ट्स हैं, उसका जो आउटर कवर है वो दिखेगा, विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, वो हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। और पूरे जो सेल का फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब उसको कोऑर्डिनेट करता है एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम ये सिर्फ 3 चीज़ें ही देख सकते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन दिखेगा जो कि यहाँ पे है, देखिए ये जो है ये आउटर कवर, ओके, ये जो आउटर कवर है ये दिखेगा। देन यहाँ पे देखिए ये जो लाइट येलो स्ट्रॉ कलर का एक लिक्विड है वो दिखेगा, और ये न्यूक्लियस दिखेगा। और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ इन द ईयर 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ है। तो तब जाके हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, मतलब हाई रिजोल्यूशन से हम देख सकते हैं।
उसके बाद हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम देख सकते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको डिस्कवर किया था नॉल, KNOLL, एंड रुस्का, RUSKA, ये दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, इन्वेंट किया था। और इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए हम जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम इजीली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। उसके बाद सेल के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ हुए एंड फाइनली हमारे पास आया सेल थ्योरी। ओके, मतलब सेल का जो बिहेवियर है, उसका जो लाइफ है, वो सब के बारे में डिस्कस किया गया है सेल थ्योरी के ऊपर। ओके, तो सेल थ्योरी दिया था MJ शेल्डन एंड T श्वान ने। MJ शेल्डन एंड T श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया था सेल थ्योरी, जो कि जिसको हम कलेक्टिवली सेल थ्योरी बोलते हैं, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसका जो पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट मैमल ब्लू व्हेल, तो सबका जो बॉडी है वो सेल से ही बना है। ओके, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सेल से ही स्टार्ट होता है। मतलब हमारे बॉडी का जितना भी फंक्शंस है वो सेल से ही रिलेटेड है। तो सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर हम सेल के बाहर ले आते हैं, मान लीजिए एक न्यूक्लियस को हम सेल से बाहर ले आते हैं, तो वो मान लीजिए ये न्यूक्लियस को हम बाहर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो वो न्यूक्लियस सेल के बाहर कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनेल, कोई भी सेल का कोई भी ऑर्गेनेल सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको सर्वाइव करने के लिए सेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। ओके, दुनिया में मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर अगर हम सिंगल ऑर्गेनिज्म को भी लें, एक मल्टी सेल्यूलर, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का जो ब्लड का सेल है वो डिफरेंट है, उसका जो शेप साइज़ होगा वो अलग होगा। जो बोन का सेल है उसका शेप साइज़ अलग होगा, एंड ब्रेन का जो सेल है उसका शेप साइज़ अलग होगा। बट सारे सेल के कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स और कुछ फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं जो कि सिमिलर रहते हैं। ओके, सो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल सेल्स हैव सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड सिमिलर मेटाबॉलिक रिएक्शन। सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि सारे सेल में न्यूक्लियस होगा, सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये जो सारे सेल में जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं और जो बेसिक फंक्शन है वो सेम रहते हैं। चाहे सेल का जो शेप, साइज, लेंथ अलग हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो सिमिलर रहते हैं। ओके, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के अंदर होता है, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। सारे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है
वो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर मतलब डीएनए में होता है, और जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। डोंट गेट कन्फ्यूज, इसको हम पूरे डिटेल्स में जब हम न्यूक्लियस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान। लेकिन ये जो शिल्डन एंड स्वान थे वो एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वो चीज़ है नया सेल कैसे बनता है, मतलब हाउ डज अ न्यू सेल फॉर्म। तो उसको एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, रुडोल्फ विर्चो, स्पेलिंग याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIRCHOW, रुडोल्फ RUDOLF VIRCHOW। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा दैट एवरी सेल arises फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जब भी हमारे बॉडी में एक नया सेल पैदा होता है वो किसी ना किसी पुराने सेल से ही पैदा होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक सेल है, पुराना है, मैच्योर हो गया है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, जिसको हम सेल डिवीज़न या फिर सेल साइकिल भी बोलते हैं। और ये जो सेल डिवीज़न या फिर सेल साइकिल है इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सेल डिवीज़न और सेल साइकिल जिसको बोल रहे हैं, तो एक मैच्योर सेल डिवाइड हो जाएगा और 2 न्यू सेल बन जाएंगे। ओके, तो ये है। तो विर्चो ने फाइनली एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल बनता कैसे है। तो उन्होंने कहा कि एक नया सेल कभी ऐसे ही नहीं बन जाएगा, वो किसी ना किसी पुराने सेल से ही आएगा। और ये जो स्टेटमेंट है दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो इसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा था ओमनी सेल्यूला ओ सेल्यूला। ओके, ओमनी सेल्यूला ओ सेल्यूला। और ये बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओमनी सेल्यूला ओ सेल्यूला। बहुत सिंपल है, आपको बस इतना ही याद रखना है दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो इसी के साथ जो सेल थ्योरी है वो कंप्लीट हुआ। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एक्चुअली तो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरसेस, वायरॉइड्स VIROIDS, वायरॉइड्स, एंड प्रियॉन्स PRIONS, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो ये जो तीनों हैं ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं, मतलब वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो सबके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स क्या होते हैं, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, हमारा जो पार्ट 2 बनेगा उसमें मैं उनका नाम लूँगी। और इसी के साथ हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बट if anyone have any doubt, then write in the comment section and I will answer all of your questions. Thank you so much for watching and stay connected with Royal Classes. Thank you.